बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी 502। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ का पार्ट 2 शेयर करूँगी। हाँ, ये तो बहुत ही गर्म है और हमें बारिश से पनाह भी मिल गई है। यहाँ पर ज़रा अभी सर्दी नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ पर आधे घंटे तक बैठे रहे। जब इनको कुछ महसूस हुआ कि आंधी का जोर टूट गया है और बारिश खत्म हो चुकी है, तो वो इसमें से बाहर निकल आए और फिर होटल की तरफ चल दिए और रात गए तक होटल में पहुंच गए। मगर अगली सुबह को नरमीन को शदीद बुखार हो गया। चोटी का ख्वाब जो नरमीन ने देखा था वो पूरा ना हो सका, क्योंकि सुबह को जब खुरम की आंख खुली तो इसे पता चला कि नरमीन पूरी रात बुखार की अजियत में तपती रही और फिर खुरम से रहा ना गया और वो घर आ गए। इसके चंद दिन बाद तो नरमीन बीमार रही, मगर फिर रफ्ता रफ्ता ख्वाब में डर जाने लगी और फिर ये डर खौफनाक ख्वाबों में बदलने लगा। और आज ये वाकया खुरम ने एक सर्द आह भरी और नरमीन की तरफ देखा जो बेहोश हो चुकी थी। सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी। ये सब वाकयात खुरम के दिमाग में किसी फिल्म की स्क्रीन की तरह इसके दिमाग में चलने लगे थे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और वो सोचने लगा कि उस जगह पर तो कोई भी ऐसा अनजाना वाक़या पेश नहीं आया था, मगर ज़रूर इस सुराग वाली जगह में कोई अनजाना इसरार छुपा हुआ है और मैं मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। नरमीन, मैं तुम्हारी सर की कसम खाता हूँ कि मैं इस इसरार को ख़त्म करके रहूँगा जो तेरे मेरे बीच में दीवार बन रहा है। मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी ज़िंदगी से ये काली परछाई ख़त्म ना कर दूँ। तब अचानक नरमीन को होश आ गया। खुरम, लेटी रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नरमीन ने खुरम की बात काट कर कहा। खुरम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। नरमीन, मैं हूँ ना तेरे पास। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हर खतरे से टकरा जाऊंगा और जो कुछ भी है मैं जान गया हूँ कि वो क्या है और क्यों है, हमें क्यों परेशान कर रहा है। खुरम, मैं नहीं जान सकी हूँ कि ये सब क्यों हमारे साथ हो रहा है। नरमीन, तुम्हें याद तो पड़ता होगा कि कुछ हफ्ते पहले हम दोनों काली वादी में गए थे। वहाँ पर हम दोनों एक होटल में ठहरे थे और फिर एक दिन हम दोनों सुहाने मौसम में एक सैर की गर्ज से वादी में घूमने चले गए थे। मगर सुहाना मौसम एकदम खौफनाक हो गया था और इस शाम को हम दोनों एक सुराख में रहे थे और इस सुराख में बालों का एक गुच्छा था जो तुमने हटाया था। मेरे ख्याल में वो जगह भारी थी, इसमें ज़रूर कोई गीबी ताकत रहती थी। और फिर जब हम सुबह होटल में उठे थे तो तुमको शदीद बुखार हो गया था। तुम बहुत ही घबरा गई थी, मगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घर लेकर आ गया। वो बुखार तो चंद दिनों में ही उतर गया, मगर फिर तुम्हें डरावने ख्वाब आने लगे और फिर खौफनाक आवाज़ें और कल रात ये भयानक वाकया जिसे हम दोनों ने ही महसूस किया था। खुरम, आप कहना क्या चाहते हैं? नरमीन, बात बहुत ही आसानी से समझ में आती है कि जिस जगह हम गए थे वहाँ पर किसी गीबी ताकत का बसेरा था और शायद हमारे वहाँ जाने से वो डिस्टर्ब हुई थी और अब हमसे कोई बदला लेना चाहती हो। हाँ खुरम, इस जगह का नाम भी तो काली वादी था और वहाँ पर तो लोगों ने भी हमें जाने से मना किया था, मगर हमको तो जैसे काली वादी में जाने का भूत सवार था और फिर शायद हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, और अब वो वही मनहूस भयानक मखलूक हमारे पीछे पड़ी हुई है। खुरम, हमें किसी बुजुर्ग से मदद लेनी चाहिए। अरे नरमीन, क्यों बेचारे काले बकरों और सफ़ेद मुर्गियों के पीछे पड़ गई हो? ये बुजुर्ग तो नए नए काम करवाते रहते हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें फिर भी कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, हमें किसी ऐसे बुजुर्ग से मिलना चाहिए जो वाकई हमारी मदद कर सके। खैर, बाबा भी मिल जाएंगे और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तुम बेफिक्र हो, सबसे पहले हमें इसी जगह दोबारा जाना होगा। खुरम, ये आप क्या कह रहे हैं? इस मनहूस जगह जाने की हिम्मत मैं ना कर सकूंगी। नहीं, हमें जाना होगा और देखना होगा कि वहाँ क्या हाल है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस काली वादी में ज़रूर होगा। हाँ खुरम, ये तो मैंने सोचा ही ना था कि काली वादी कैसी होगी और वहाँ की वो सब्ज़ाज़ार कैसी होगी। हम कल ही वहाँ जाएंगे, खुरम ने अटल फैसला करते हुए कहा। मगर खुरम, कहीं हम फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाए कि हम तो पहले ही एक खौफनाक शिकंजे में फंसे हुए हैं। बस मैं जो कहता हूँ वैसे ही करो, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी। ओके, अब तुम कुछ सामान की तैयारी कर लो, ज़्यादा नहीं, कुछ सामान रख लो।
और बस जाने की तैयारी पकड़ो। अगली सुबह को दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और इसी गाली वादी की तरफ जा रहे थे। सफ़र के लम्हात बड़े पर मुसर्रत थे क्योंकि सारे रास्ते में ही दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। खुरम ने फ्रंट साइड के दोनों शीशे खुले छोड़ दिए और नरमीन के खुले बाल बार बार खुरम के चेहरे पर आ जाते और खुरम मुस्कुरा कर इन्हें हटा देता था। नरमीन से वो जो मायनी जुमला भी कह देता था और बेसाख्ता नरमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। तुम बहुत ही हसीन और जमील लग रही हो खुरम, तुम भी कम नहीं लग रहे हो। अचानक गाड़ी के फ्रंट की स्क्रीन पर एक बड़ा असादिया आकर स्क्रीन पर इसकी चमकती हुई खाल सूरज की रोशनी में इंतहाई शुआएं पैदा कर रही थी। नरमीन की भयानक चीख निकल गई और वो खुरम से लिपट गई। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। नरमीन नरमीन, खुद को संभालो और जल्दी से गाड़ी के शीशे चढ़ा दो ताकि ये भयानक बला अंदर गाड़ी में ना आ जाए। खुरम ने बामुश्किल ये अल्फाज कहे और गाड़ी अब भी होले होले इधर उधर भटक रही थी। नरमीन के बाल तेज हवाओं के दोष पर खुरम के चेहरे पर आ गए। गाड़ी का तवाजुन बुरी तरह से बिगड़ गया। खुरम खुरम, नरमीन बुरी तरह से चीखने लगी। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। खौफनाक मखलूक इधर उधर खिसकने लगा। ये रास्ता भी कच्चा था। गाड़ी तेज रफ्तारी से रवां दवां थी। नरमीन की तेज दिल खराश चीखें माहौल को भयानक बना रही थी। अगर ये पहाड़ी इलाका होता तो यकीनन गाड़ी गहरे खाई में जा गिरती। रास्ते के एक तरफ कद आवर दरख्तों की लंबी चौड़ी कितारें थी और दूसरी तरफ खेतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए और खुरम बामुश्किल ब्रेक पर पाँव रखने में कामयाब हो गया और गाड़ी के झटके की वजह से खौफनाक मखलूक बोनट से टकराता हुआ नीचे गिर गया और खुरम और नरमीन आगे की तरफ आ गिरे। दोनों के सर गाड़ी के बोनट से टकराए और वापस सेट पर आ गए। दोनों की नजरें बदस्तूर स्क्रीन पर जम गई, मगर अब वहां भयानक मखलूक नहीं थी। नरमीन ने जल्दी से अपनी तरफ का शीशा चढ़ाया और खुरम ने भी नरमीन की तलकीद की। खौफजदा नजरों से दोनों फ्रंट सेट के शीशे की तरफ देखने लगे। खुरम, वो भयानक मखलूक कहाँ चली गई? शायद वो बोनट से नीचे गिर गया। हाँ, मुझे भी यही तशवीश हो रही है कि वो भयानक शय आई कहाँ से। शायद ये भी इसी भयानक मखलूक की कोई भयानक चाल हो और वो हमें डराना चाहती हो। बिल्कुल, मेरी भी यही राय है और मुझे लगता है कि वो गायब हो गया है। दोनों अभी ये ख्याल ही कर रहे थे कि अचानक इनको सांप की आवाज़ें सुनाई दी। नरमीन खौफ और डर की शिद्दत से खुरम से लिपट गई। खुरम, ये सांप की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? हाँ नरमीन, तुम डरो मत बल्कि सब्र और हिम्मत से काम लो। खुरम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और दोनों ने आगे की तरफ देखा। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो दोनों खुद को महफूज जाहिर कर रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। खुरम ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। नरमीन ने पीछे मुड़ कर देखा, मगर पीछे सिर्फ उड़ती हुई धूल थी और इसमें दूर दूर तक कोई उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ये सब क्या था? नरमीन की खौफ में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। ये शायद नज़र का धोखा था, जो अक्सर हॉरर स्टोरीज का हिस्सा होता है। और नरमीन, तुम्हें तो खुद को मजबूत करना चाहिए क्योंकि तुम तो बाकायदा तौर पर हॉरर स्टोरीज पढ़ती हो। हाँ खुरम, मैंने तो कभी भी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। हाँ नरमीन, तुम्हें सोचना चाहिए था। ओके खुरम, मैं अब बहुत ही समझदारी से आने वाले वक्त का मुकाबला करूंगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम खुद को मजबूत रखो और अपने हौसले को पुस्त ना होने दो। हाँ खुरम, मैं ऐसा ही करूंगी। सहपहर का वक्त हो चुका था। काली वादी का रास्ता शुरू हो गया था। इर्द गिर्द घने दरख्तों के गहरे झुंड थे और दरख्त बड़े बड़े साइज के थे। अब माहौल पर अच्छी खासी खामोशी छाई हुई थी। जो जो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, माहौल खुश्क हो रहा था और अंधेरा में बदस्तूर इजाफा हो रहा था। अब खासा खुश्क और पथरीला इलाका शुरू हो गया था और दूर दूर तक किसी इंसानी जी रूह के असरात नहीं थे। इस इलाके यानी जगह के बाद काली वादी शुरू होती थी। काली वादी बाज़ाहिर तो सरसब्ज और शादबाग वादी थी। इस वादी पर शैतानी कुव्वतों के गहरे असरात थे, तभी इस वादी का नाम काली वादी पड़ गया था। शाम का अंधेरा फैलने लगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। काली वादी के सरसब्ज और शाद
अब इलाके अब करीब आने लगे थे और गाड़ी अब नशीबी इलाकों से निकल गई थी और खुरम ने गाड़ी की रफ्तार भी धीमी कर दी थी ताकि हादसा से बचा जा सके। खुरम, काली वादी के शुरू का इलाका यहाँ से दिखाई देने लगा है। हाँ, तुमने ठीक कहा। शायद तुम काली वादी देखकर घबराने लगी हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं हूँ। जब इंसान दिल से फैसला करता है तब खुदा भी इसका फैसला बहुत जल्द कबूल करता है। अब खतरनाक पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है और बार बार गाड़ी को मोड़ना पड़ता था जबकि गाड़ी सड़क नुमा ढलवानी रास्ते पर चल रही थी। नरमीन नरमीन के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। जो खौफ इसके दिल में बैठ चुका था अब वो खौफ नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि बस कुछ भी नहीं हुआ हो और ये दोनों किसी खौफनाक वादी की बजाय किसी पुरसुकून मकाम की जानिब गामजान हों। अब शाम के साए गहरे हो चुके थे और वो दोनों काली वादी में दाखिल हो चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। अब वो लोग होटल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। होटल अंधेरे में डूबा हुआ था और भूत बंगला नजर आ रहा था। इस वादी पर ऐसी वहशत छाई हुई थी कि हर चीज स्याह नजर आ रही थी। देखो, इस मनहूस भयानक ने किस कदर जल्द इस खूबसूरत वादी पर अपना असर जाहिर करना शुरू कर दिया कि हर चीज इसके जेर असर आ गई है। हाँ, ये तो है, मगर खैर हमें कल सुबह तक देखना होगा। अब खुरम ने गाड़ी का रुख होटल की तरफ मोड़ दिया। होटल इतना भयानक नजर आ रहा था कि कोई परिसरार शय हो या किसी जिन का घर हो। होटल जू जू करीब आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि गोया हम किसी जादू में धंसे जा रहे हैं। हाँ नरमीन, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दोनों ने होटल की पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी बढ़ाई। वहाँ दोनों बहुत ही हैरान हुए। होटल का मेन गेट के बाहर बहुत ही वजनी ताला लगा हुआ था। पूरम, होटल का बैरूनी गेट तो बंद है। अब क्या होगा? हाँ नरमीन, ऐसा लग रहा है कि सब खौफनाक भयानक मखलूक से डर कर भाग गए हैं। अब क्या करना होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इस गाड़ी में बैठकर रात बसर करनी होगी, जो कि किसी खतरे से खाली नहीं है। हाँ खुरम, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप कोई रास्ता ढूंढो। नरमीन, क्यों ना हम ये ताला तोड़ डालें या फिर हमें इस जालीदार गेट के ऊपर से चढ़ना होगा। ये इतना बड़ा भी नहीं है, आसानी से आम इंसान भी इस गेट को अबूर कर सकता है। हाँ, तुम्हारी ये दूसरी तजवीज़ निहायत ही आसान है क्योंकि ताला तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और ये हमसे नहीं हो सकेगा। दोनों गाड़ी से उतर गए। पूरी वादी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड से नरमीन सिमट कर रह गई। खुरम ने जल्दी से अपना कोट उठाकर नरमीन के कंधे पर डाल दिया। नरमीन ने मौसम के मुनासबत से जोकर पहन रखे थे और अच्छे खासे गर्म शाल भी ओढ़ रखी थी। फिर दोनों ने अपने मंसूबे के मुताबिक दोनों जालीदार गेट के ऊपर से चढ़ने लगे और कुछ ही देर में दोनों होटल की बालकनी में थे। आगे एक बड़ा लॉन था जिसमें बेशुमार पौधे थे। इसके बाद शीशों का एक बड़ा गेट था जो गालबन लॉक था। ये गेट खोलना जरूरी था वरना होटल में दाखिल नहीं हो सकते थे। बाहर से हवाओं में अब खासी तेजी आ गई थी और यूं लग रहा था कि जैसे कोई अनजाना तूफान आने वाला हो। अचानक जोर जोर से साए साए की आवाजें आने लगी और फिर इन आवाजों ने जोर का तूफान ला दिया। तूफान इतना तेज था और फिर तूफान की शिद्दत में इजाफा होता गया। तुरंत जल्दी करो, दरवाजा खोल दो, वरना हम इस तूफान की जर्द में आ जाएंगे। खुरम ने ब्लैक शीशे के बने दरवाजे पर जोर से मुक्का मार दिया, जिसे देखकर नरमीन हैरान रह गई। दरवाजा एक झटके में टूट गया। खुरम का हाथ भी जख्मी हो चुका था। नरमीन जल्दी से अपना दुपट्टा खुरम के हाथों के इर्द गिर्द लपेटने लगी और फिर दोनों होटल की राहदारी में दाखिल हो गए। अचानक तूफान ने जोर पकड़ लिया और फिर इतना तेज हो गया कि कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नरमीन और खुरम जल्दी से एक एक कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। तेज तूफानी हवाएं होटल में चकरा रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ लम्हों में होटल को उड़ा कर ले जाएगी, मगर दोनों के चेहरों पर किसी भी किस्म का कोई खौफ ना था। खुरम, ये होटल का अमला कहाँ गायब हो गया है? नरमीन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये लोग यहाँ से कहाँ गए हैं। हो सकता है इनको कोई खतरा महसूस हुआ हो या फिर वक्त ने इन्हें जाने पर मजबूर कर दिया हो। बस आज की रात खैरियत से गुजर जाए, फिर कल देखेंगे। खुरम ने नरमीन की तरफ देखते हुए कहा।
वो तो ठीक है, मगर कहीं खौफनाक मखलूक यहाँ ना पहुँच जाए। खौफनाक मखलूक की तरफ से तुमने जो वादा किया है, अब हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बल्कि हम तो खुद इस काली वादी में आ गए हैं। बातें ही बातों में दोनों ही सो गए। सुबह सवेरे नरमीन उठ गई, इसने खुर्रम को भी जगा दिया। खुर्रम रात को देर से सोया था, इसलिए अभी तक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जबकि नरमीन इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, कुछ देर के बाद खुर्रम भी उठ गया और इसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज रहे थे और फिर दोनों ने इसी जगह जाने का फैसला किया, जिस जगह इनकी ज़िंदगी एक भयानक मखलूक के चक्कर में फंस कर रह गई थी। तैयार होने के बाद दोनों होटल से बाहर निकले। इनको कुछ खबर नहीं थी कि इनकी ज़िंदगी किसी कुर्ब का शिकार होने वाली है या फिर वो दोनों अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। अभी ये इन्होंने सोचा ना था। फिर इसके बाद दोनों होटल के गेट की तरफ बढ़ गए। रात जो तूफानी हवाएं चली थी, इस दिन होटल के जालीदार गेट को उखाड़ कर रख दिया था। दोनों निहायत आसानी से होटल के गेट से निकल गए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब काली वादी का वो हिस्सा था जहां वो पहली बार अनजाने में गए थे और अब जानबूझकर वो इस जगह जा रहे हैं जहां पर एक अनजाना खौफ था। एक इनका फैसला इस जगह से रफ्ता रफ्ता घटता जा रहा था और खुर्रम गाड़ी तेज से तेज चला रहा था। वो जल्द से जल्द इस जगह पहुंच जाना चाहता था कि वो वहां एक खौफ से मिलना चाहते थे। वो दोनों ये भी नहीं जानते थे कि वो इस भयानक मखलूक का मुकाबला कर सकेंगे भी या नहीं। ये फासला अब बहुत ही कम होकर रह गया था और फिर इनकी गाड़ी इस ढलवान पर चढ़ने लगी। रास्ता अब बहुत ही खराब हो चुका था। जगह जगह सड़क के बीचों बीच पत्थर पड़े हुए थे। खुर्रम अब बहुत ही एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था और नरमीन इसे हौसला दे रही थी। कुछ ही देर के बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच गए थे। सूरज की हल्की हल्की रोशनी पहाड़ों के ऊपर तक आ गई। ये वही जगह है, नरमीन बोली, यहाँ फिर इस जगह हर खौफनाक मखलूक ने कब्जा कर रखा हो। दरअसल ये सरसब्ज और शादाब वादी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वो खौफनाक मखलूक पता नहीं क्या चाहती है। पूरा मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर गाड़ी में बैठे रहें ताकि थोड़ा सा वक्त गुजर जाए कि सूरज भी जरा तेज हो जाएगा। दिन के वक्त ये खौफनाक मखलूक वगैरह कमजोर होते हैं। नहीं नरमीन, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें बस इनका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नरमीन गाड़ी से उतरी, खुर्रम भी इसके पीछे बाहर निकल आया। दोनों इस जगह की तरफ जाने लगे जहां पर वो पहले भी साथ गए थे और इनकी जिंदगी में एक भयानक मखलूक ने कब्जा कर रखा था। दोनों को अचानक महसूस हुआ कि कुछ बुरा हो रहा है। सरसब्ज आसमान पर अचानक स्याह बादल छाने लगे। चमकता हुआ सूरज पानी पड़ने लगा। आसमानी बिजली कड़कने लगी। खुर्रम, तुम कुछ महसूस कर रहे हो? हाँ नरमीन, खौफनाक मखलूक को पता चल चुका है कि हम इसकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो भी आज अपनी ताकतें बताना चाहता है। इसलिए मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ खुर्रम, ये बात तो है। दरअसल हमें अब साबित कदम रहना होगा। खौफनाक मखलूक का भरपूर सामना करना चाहिए। दोनों बातें कर रहे थे और इसी जगह की तरफ भी बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों इसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उन लोगों ने पहले एक साथ एक सियाह, खौफनाक और भयानक मखलूक को देखा था और बालों के गुच्छे में इस खौफनाक मखलूक का ठिकाना मालूम किया था। खुर्रम देखो, हर तरफ काली तारीकी छा चुकी है और रफ्ता रफ्ता वादी काली होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो रही हो और अंधेरा फैल रहा है। वहां पर अब भी बदस्तूर एक घने बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। खुर्रम ने बेदर्दी से वो बालों का गुच्छा उठाया और अपनी जेब से लैटर निकाल लिया। खुर्रम इसको आग लगाना चाहता था, मगर पता नहीं कहाँ से तेज हवा आई और इसने वो लेटर का शोला बचा दिया और इसके मुंह पर एक थप्पड़ देकर मारा। इसे हाथ में बारीक वजनी बालों का वजन कई मन बढ़ गया और वो बाल इसके हाथों से छूट कर गिर गए। नरमीन भी खुर्रम के सुर्ख गाल को देखकर हैरान रह गई। खुर्रम, ये क्या है? नरमीन, हमें नीचे गार में जाना चाहिए, किसी भी वक्त ओले पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों उस बालों को जिस जगह से हटाया था उस जगह के नीचे एक सुरंग था और वो दोनों उस सुरंग में दाखिल हो गए। इस सुरंग में दाखिल होते ही वो बालों का गुच्छा खुद ब खुद सुरंग के ऊपर आ गया और सुरंग के नीचे सीढ़ियां थी जो कि आगे राहदारी तक जाती थी। वो दोनों बगैर किसी परवाह किए बगैर आगे बढ़े। यहाँ पर गहरा सकूत था और बिल्कुल अंधेरा था। खुर्रम, अब क्या करें?
मैं टॉर्च रोशन करता हूँ। अचानक अंधेरे में नरमीन चीखने लगी। खुरम ने जो ही टॉर्च रोशन की और नरमीन की तरफ की तो नरमीन के जिस्म के इर्द गिर्द बाल ही बाल लिपट रहे थे। खुरम ने जो ही ये मंजर देखा तो टॉर्च ऑन की और नरमीन के करीब हुआ और बाल एकदम नजरों से ओझल हो गए। खुरम ने नरमीन को देखा, वो थर थर कांप रही थी। नरमीन, मत घबराओ, हमें इस खौफनाक मखलूक की एक कमजोरी मालूम पड़ चुकी है। वो आग को पसंद नहीं करता है। वो आग के मामूली शोले से भी डरता है। शायद खुरम ऐसा हो, लेकिन वो बालों से भरा है। तो मेरे ख्याल में इसने हमें सिर्फ डराया है, अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना वो तो इतना बड़ा है कि लम्हों में हमें मार सकता है। नरमीन का इतना कहना था कि इसके कानों में आवाज़ आई। ऐसी भयानक आवाज़ इन लोगों ने पूरी जिंदगी में नहीं सुनी थी। ऐ लड़के, तुमने मेरी वादी में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमको इसका खमेजा इस लड़की की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी बीवी को तो तुमसे छीन रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये हसीन दोशीज़ा है और इसके बावजूद ये एक बाहिम्मत लड़की क्योंकि यहाँ दोबारा आई है। पिछली बार जब ये इस वादी में आई थी तो ये बिल्कुल भोली भाली थी और मासूम थी, मगर इस बार ये इस वादी के खौफनाक मखलूक को लड़काने आई है। मैं तुम लोगों से बेखबर ना था, तुम लोगों की पल पल की खबर रखता था। अब ये लड़की मेरी हो गई और तुम अपनी बीवी को बचाने के लिए मुझसे पंगा लोगे, यानी तुम मुझे मारोगे। और अगर तुम मेरा मुकाबला ना कर सको तो मैं तुम्हें पनाह कर दूंगा। तुम मेरी बीवी को कुछ भी नहीं कहोगे, क्योंकि मैं अपनी बीवी की हिफाजत अच्छी तरह करना जानता हूँ। तुम मेरी बीवी का बाल भी बांका ना कर सकोगे, खुरम ने तैश में आकर कहा। अचानक नरमीन के इर्द गिर्द बाल ही बाल लिपटने लगे। ये बाल काले नजर आने वाले खौफनाक मखलूक के ही थे। नरमीन की कई चीखें गूंजने लगी। मैं तुम्हारी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। खुरम लेटर का शोला बार बार जलाने लगा, मगर इसका लेटर का शोला जल नहीं रहा था। वह नरमीन की तरफ बढ़ा, मगर वो शैतानी मखलूक के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ी हुई जा रही थी। खुरम, कुछ करो, ये मुझे लेकर जा रहा है। नरमीन की घुटी घुटी सी चीख निकली। खुरम जैसे बेबस हो गया था। एक तो ये खौफनाक मखलूक सिर्फ बालों का गुच्छा था और नजर भी नहीं आ रहा था। खुरम सख्त परेशान था। वो नरमीन को हर हाल में बचाना चाहता था, मगर आग का शोला जल ही नहीं रहा था। और फिर कुछ ही देर में जैसे ही लेटर का शोला जला, भयानक मखलूक नरमीन के साथ गायब हो गया। खुरम परेशान नजरों से दीवानों की तरह इर्द गिर्द देखने लगा। भयानक मखलूक की आवाज़ खुरम के कानों में आई। मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। आज से ये मेरी बीवी होगी। चंद दिनों के बाद मैं इससे शादी कर लूँगा और ये मेरी तरह हो जाएगी। इसके अंदर तल्स्मी ताकतें आ जाएंगी और इसका वजूद बालों से भर जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, लेकिन चूंकि तुम इसका पहले शोहर हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट के लिए वक्त देता हूँ कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। अगर तुमने इन 5 मिनटों में मुझे पनाह कर दिया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अगर ये शादीशुदा ना होती तो हमारा कबीला कभी ये शर्त ना रखता, मगर ये लड़की अब मेरे कब्जे में है और शादीशुदा है, इसलिए तुम मुकाबला करोगे। मगर मुकाबले में वफ़के वफ़के में तुम्हें आवाज़ें दूंगा, तुम पर हमला नहीं करूंगा। ये 5 मिनट ही हैं जिसमें तुम हार जीत का फैसला करोगे और मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा। खौफनाक मखलूक ने इसे सब कुछ कह दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर है, खुरम ने चीख कर कहा। अगर खुदा ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, खुरम ने भरपूर एतमाद के साथ कहा। तो कब करोगे ये मुकाबला? खौफनाक मखलूक की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अभी और इस वक्त, खुरम ने कहा। ठीक है। हाल में इर्द गिर्द मशालें जल उठी और पर चंद सीढ़ियाँ जाती थी जो कि बालों के इस गुच्छे पर ख़त्म होती थी, जहाँ से ये दोनों इस सुराग के जरिए इस हाल तक आए थे। खुरम चीखा, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आऊँ ना, मुकाबला शुरू हो रहा है। सामने देखो, मैं नजर आ जाऊंगा। भयानक मखलूक की आवाज़ सुनाई दी। खुरम ने सामने देखा तो इसे एक भयानक रीछनुमा इंसान दिखाई दिया जो बालों से भरा हुआ था। खुरम ने मशाल उठाई और खौफनाक मखलूक की तरफ दौड़ लगा दी और भयानक मखलूक खुरम को घूर रहा था। खुरम ने जलती मशाल खौफनाक मखलूक पर फेंक दी और इसके बालों को आग लग गई, मगर कुछ ही लम्हों में आग खुद सर्द होकर बुझ गई। खौफनाक मखलूक के जिस्म पर बेइंतहा लंबे घने बाल थे
वो बिल्कुल रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। इसकी आंखें अंडे की मानित बड़ी और सफ़ेद थी, जिसमें डेला बिल्कुल भी नहीं था। खुरम ने तेजी से 2 मशालें उठाई और इसके चेहरे पर दे मारी, मगर खौफनाक मखलूक पर ज़रा बराबर भी इसका असर नहीं हुआ। खुरम बहुत ही परेशान हो गया था। वो दौड़ता हुआ खौफनाक मखलूक के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और इसके सर के बालों में हाथ डालकर खींचने लगा, मगर इसे कुछ भी नहीं हो रहा था। खुरम के पास वक्त भी बहुत कम रह गया था। वो सोचने लगा, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कई मुक्के इसने खौफनाक मखलूक के चेहरे पर मारे, मगर बेसूद इसका हाथ हर बार बालों के गुच्छे में उलझ कर रह गया। अब 2 मिनट और 20 सेकंड का इंतहाई कम वक्त रह गया था। खौफनाक मखलूक खुरम की बेबसी पर कहके लगा रहा था। इसे जैसे यकीन हो कि हार खुरम के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और वो भयानक मखलूक सिकंदर बनने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद कर। खुरम खुदा से मदद मांगने लगा। इसकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी हो गई। अब सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड का इंतहाई कलील वक्त रह गया था। अचानक खुरम के जहन में एक धमाका सा हुआ। इसकी आंखों के सामने वो बालों का गुच्छा आ गया जो सुराख के ऊपर रखा हुआ था। खुरम ने दीवार की और ताक से एक जलती हुई मशाल निकाली और सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। लम्हे बहुत कम रह गए थे। अब सिर्फ 1 मिनट रह गया था। ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते ही आगे भाग जाने का रास्ता बंद था और वो घने सुराख के ऊपर ही मौजूद था। खुरम ने लम्हे के अंदर ही इन बालों को आग लगा दी। इन कमज़ोर बालों ने लम्हे में ही आग पकड़ ली और गहरा धुआं इर्द गिर्द छाने लगा। खौफनाक मखलूक के कहके भयानक चीखों में तब्दील होने लगे। खुरम जल्दी से नीचे चला गया तो इसको नीचे खौफनाक मखलूक के कदमों में यानी नरमीन दिखाई दी। खौफनाक मखलूक को आग लग चुकी थी और इसके बाल जल रहे थे। नरमीन ने खुरम की तरफ दौड़ लगा दी और बोली, खुरम, यहाँ से निकलो। खुरम ने इसका हाथ थामा और दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। वहां पर गहरा धुआं था। दोनों बारी बारी सुराख के रास्ते से बाहर निकल गए और वो दोनों वहां से दौड़ते हुए दूर जाने लगे। वहां पर भी खौफनाक मखलूक की भयानक चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। अचानक एक बड़ा पहाड़ी पत्थर सड़कता हुआ इस सुराख पर आ गिरा और वो जगह हमेशा के लिए बंद हो गई। दोनों गाड़ी तक पहुंच आए थे। खुरम, खुदा का शुक्र है कि हमने खौफनाक मखलूक को ख़त्म कर दिया है। हाँ नरमीन, ये तो खुदा की ज़ात है जिसने मेरी मदद की और मेरे जहन में वो बालों का गुच्छा याद दिलवा दिया और हमने एक बुराई को दुनिया से पाक कर दिया। अब खुदा की शान से हमारी ज़िंदगी भी महफूज हो गई है। मैं खौफनाक मखलूक के करीब ही थी, मगर जादू की वजह से तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी और ना आवाज़ दे सकती थी। इस बालों में खौफनाक मखलूक की जान थी, बल्कि कई खौफनाक मखलूक की रूहें थी जो अब आज़ाद होकर इस जहां से चली गई हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी शहर की तरफ जाने लगे और फिर इसके बाद नरमीन को कभी भी डरावने ख्वाब दिखाई ना दिए थे और ना ही कभी डरी थी। सब कुछ खुरम ने ख़त्म कर दिया था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।